बड़ा आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हिस्सा माना जाता है सीट पर। तो जो उस प्रत्याशी ने ये एक तरीके से दावा किया है वो कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। वो ये बात कहता है कि ये हमले खुद कराए जाने ताकि एक सिंपैथी कहीं ना कहीं वो लोगों की ले सके। तो कुल मिलाकर इस तरह की चीज़ें जितनी ना हो उतना बेहतर है, क्योंकि देखिए लोगों पे ऐसा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग घर से निकलना इस पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पा रहा है। देखा जाए तो ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, जनता यहाँ पर वोट डालने आती है, मतदान डालने आती है। लोग जब पोलिंग बूथ में पहुंचते हैं तो धमाके होते हैं और कहीं ना कहीं जान मान की हानि भी होती है, कई लोग घायल होते हैं। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में कई लोग घायल हुए, तो वहीं मिजोरम में भी। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर इसकी निगरानी होनी चाहिए। और ये अगर मैं बात करूं राजस्थान में तो 25 नवंबर को वोटिंग नहीं होने वाली थी। चुनाव आयोग ने 23 नवंबर की तारीख तय की थी, लेकिन कांग्रेस नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। देखिए, राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरे दल को कमजोर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि जहां एक ओर लगातार वोटिंग यहां पर हो रही है, वोटर्स अपने घरों से निकलकर अब पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रामलाल जाट पर जानलेवा हमला होता है। 25 से 30 अज्ञात लोग अचानक से उनकी गाड़ी के पास पहुंचते हैं और उन पर पत्थरबाजी करने लगते हैं। यह पहला मामला नहीं है। बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चारों राज्यों में ऐसी ही खबरें सामने आई। कहीं पर ईवीएम की खराबी के चलते मुख्यमंत्री वोट नहीं डाल पाते, तो कहीं पर आईडी ब्लास्ट के चलते वोटर्स पोलिंग बूथ से भागते हुए नजर आते हैं। तो कहीं पर देखा जाता है कि सीधे सीधे वोटर्स को लुभाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए खुलेआम पैसों की बात कही जाती है। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जहां एक और इन विधानसभा चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और इस महापर्व में इस तरह की जो कमियां बार बार देखने के लिए मिल रही हैं, क्या निष्पक्षता के साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संभव है? इन्हीं तमाम सवालों के लिए हम न्यूज रूम में मौजूद हर एक सहयोगियों से समझेंगे कि आखिरकार कब तक चुनावों में इस तरह की कमियां देखी जाएंगी, क्योंकि साफ तौर पर काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि आखिरकार क्यों हर बार चुनाव में कभी ईवीएम में धांधली देखी जाती है, तो कभी यहां पर सीधे सीधे देखा जाता है कि पोलिंग बूथ पर हमले हो जाते हैं। सुरक्षा के लिहाज से आखिरकार प्रशासन क्या कर रहा है, राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, और जिस तरीके से प्रत्याशियों पर यह हमले होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में विपक्ष जहां एक और ठीकरा फोड़ता हुआ राज्य सरकार पर नजर आ रहा है, तो राज्य सरकारें इसे सीधे सीधे विपक्ष की साजिश बताते हुए नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में नुकसान सबसे ज्यादा लोकतंत्र का होता है, जनता का होता है, क्योंकि इन तमाम कमियों के चलते लोग वोट नहीं डाल पाते। और ऐसे में जहां एक और तमाम नेता दावा करते हैं कि निष्पक्षता के साथ, शांतिपूर्ण तरीके के साथ मतदान होगा, क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व जो राजस्थान में मनाया जा रहा है, क्या वाकई में इस महापर्व में जिस तरीके से ये कमियां सामने आ रही हैं, ये कमियां क्यों यहां पर हो रही हैं? और इसी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, 4 राज्यों में वोटिंग। आज अगर बात करें, राजस्थान काफी महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन इस तरह की कमियां आखिरकार क्यों यहां पर देखी जाती है? देखिए, बिल्कुल, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, और अब राजस्थान की हम लोग बात कर सकते हैं कि लगातार हिंसा का जो दौर है वो देखने को मिलता है। और आज भी जिस तरह सुबह सुबह ही रामलाल जाट जो राजस्व मंत्री हैं गहलोत सरकार में, उनके ऊपर जिस तरह हमला किया जाता है, बाकी ये प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता है कि जो जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी, आखिर वो किस तरह से पूरे अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये सुनियोजित था या पहले से कोई इसको लेकर टारगेट किया हुआ था, और ऐसा करके कहीं ना कहीं क्या संभावना निकल सकती है? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष पर, विपक्ष सत्ता पक्ष पर इस तरह के जो हमले होते हैं उनका जो है ठीकरा फोड़ देता है। लेकिन असल में इसके पीछे का मकसद क्या है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपने सही कहा कि ऐसे हमले होते हैं तो कई बार
लोग अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं और जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी नीचे आ जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। रमन जी, अगर मैं बात करूं राजस्थान में तो 25 नवंबर को वोटिंग नहीं होने वाली थी। चुनाव आयोग ने 23 नवंबर की तारीख तय की थी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां चुनाव आयोग के पास जाती हैं। कई चिट्ठियां यहां पर लिखी जाती है ये कहकर कि 23 नवंबर को वोटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 23 नवंबर को राजस्थान में एक बहुत बड़ा उत्सव है और उसके चलते कहीं ना कहीं वोटिंग में कमी आएगी। लेकिन जब इस तरीके की चीजें देखी जाती हैं तो वोटिंग में कमी तो वैसे भी आती है। तो जो पार्टियां अपने वोट को बचाने के लिए तारीख को बदलवा सकती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भी तो वोट बैंक पर असर पड़ रहा है। वोटर्स वोट देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या वाकई में कमियां हैं या फिर हारने वाली पार्टी ये साजिश कहीं ना कहीं मजबूत पार्टी के खिलाफ करती हुई नजर आ रही है? देखिए, दो बात है इसमें। एक बात तो ये होती है कि जो जिनके ऊपर हमला होता है वो कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर जो सत्ता पक्ष या सत्ता को जो हासिल करना चाहते हैं वो लोग हमला करा रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो दूसरे खेमा होता है वो ये बात कहता है कि ये हमले खुद कराए जा रहे हैं ताकि एक सिंपैथी कहीं ना कहीं वो लोगों की ले सके। तो कुल मिलाकर इस तरह की चीज़ें जितनी ना हो उतना बेहतर है, क्योंकि देखिए लोगों पर इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग घर से निकलना चाहते हैं, चाहे महिलाएँ हों या युवा हों या बूढ़े हों, तो इस तरह की जब खबरें उन तक पहुँचती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो घरों से नहीं निकल पाते, घरों के जो है के अंदर ही रहते हैं और ऐसे में मत जो प्रतिशत है वो लगातार कम हो जाता है। और इससे एक स्वस्थ जो हम बात करते हैं लोकतंत्र की, उसकी भी जो एक छवि में खासी गिरावट देखने को मिलती है। तो जो भी हिंसा का इस तरह का दौर करते हैं उनके ऊपर सख्ती से काम होना चाहिए ताकि ऐसे मामले पे अंकुश लग सके और लोग निडर होकर अपने घरों से बाहर निकल सके। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर अमन जी ने कहा कि सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम है वो होने चाहिए ताकि लोग निडर होकर इस लोकतंत्र के महापर्व के लिए घरों से बाहर निकल सके और वोट यहां पर डाल सके। दौलत मेरे साथ है। दौलत, सबसे पहली बात, आज जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी पर हमला हुआ, इस तरह की चीज हमने, अगर मैं बात करूं, मिजोरम में भी देखी थी। मिजोरम में ऐसी चीजें हुई, छत्तीसगढ़ में आईडी ब्लास्ट यहां पर होते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि जब ये चीजें लगातार हो रही हैं तो चुनाव आयोग जो है वो आखिरकार इस पर कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं करता है? क्योंकि जाहिर तौर पर जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बन जाती है कि जब राज्य की सरकारें, जो प्रशासन है वो जिम्मेदारी को नहीं संभाल पा रहा है तो चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि बीते कुछ समय में चुनाव आयोग बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो मुख्य दर्शक बनकर सब कुछ देख रहा है, लेकिन चुप्पी साधे हुए। इस चुप्पी की वजह यहां पर क्या हो सकती है? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो ऐसी तस्वीरें हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी जगहों से भी देखी है कि मतदान के दौरान यहाँ पर एक दूसरे पर नेता यहाँ पर हमला कर रहे हैं, यहाँ पर जनता को प्रलोभन देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि सीधे सीधे वोट वो खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव आयोग है वो इस पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पा रहा है। देखा जाए तो ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, जनता यहाँ पर वोट डालने आती है, मतदान डालने आती है इसी भरोसे कि हमारी सुरक्षा के सारे इंतजाम हो गए। वहाँ पर अपने प्रत्याशी को वो चुनने जाते हैं, अपने प्रत्याशी के प्रति वो प्रेम दिखाते हैं वोट डाल के। लेकिन एक तरीके से रंग में यहाँ पर भंग पड़ना कहीं ना कहीं यही वही हो जाता है कि लोग तो यहाँ पूरा भरोसा करके सरकार पर, प्रशासन पर जा रहे हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है? यहाँ पर उनको धोखा मिलता है। यहाँ पर फिर ऐसा ही होगा कि वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर घटेगा, लोग यहाँ पर मतदान डालने नहीं आएंगे। तो यही यहाँ पर क्या जाता है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से इन सब चीज़ों पर ध्यान दे, यहाँ पर देखे कि जो मतदाता हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही यहाँ पर इस लोकतंत्र के महापर्व में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दौलत ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो यहाँ पर सीधे सीधे जनता ही, जो आम जनता है, जो वोटर्स है, वो निभाने वाले। यहाँ पर मेरे साथ आकाश है। आकाश से सवाल लेना चाहूंगी। आकाश, छत्तीसगढ़ में भी आईडी ब्लास्ट हुआ था। एक आईडी ब्लास्ट पहले चरण के मतदान में हुआ, दूसरे चरण में 2 लगातार पोलिंग बूथ पर। तो जहां एक और पार्टियां दावा करती हैं कि सुरक्षा के लिए इतने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया है, इतनी टीमें तैनात की गई हैं, तो ऐसे में सवाल तो उन टीमों पर भी यहाँ पर सीधे सीधे उठता हुआ नजर आता है कि आखिरकार वो टीमें यहाँ पर क्या कर रही हैं? जब इतने लोगों को, इतने सुरक्षा कर्मियों को रखा गया है, फिर भी इस तरीके की खबरें सामने आती है कि प्रत्याशियों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। जहां पर पोलिंग बूथ है वहां पर इस तरीके की भगदड़ अचानक से मचती हुई नजर आ रही है। तो जो प्रशासन है, राज्य सरकारों पर तो चलिए सवाल उठते ही है, लेकिन प्रशासन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से पिछले चुनाव में देखा गया, मिजोरम में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में देखा गया और राजस्थान में भी वही प्रतिक्रिया देखनी आई कि जब पोलिंग बूथ पर वोटिंग चल रही होती है उस दौरान जो है हमले हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन पर सवाल उठाती है कि आखिरकार प्रशासन कर क्या रही है। जब इतनी सिक्योरिटी लगाई जाती है, इतनी सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, उसके बाद भी लोग जब पोलिंग बूथ में पहुंचते हैं तो धमाके होते हैं और कहीं ना कहीं जान मान की हानि भी होती है। कई लोग घायल होते हैं। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में कई लोग घायल हुए, तो वहीं मिजोरम में भी। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर इसकी निगरानी होनी चाहिए और ये इंतजाम करने चाहिए कि आखिर ये जो
काम हो रहा कैसे हो जाता है? जब इतने सुरक्षाकर्मी लगे हैं तो इतने सारे लोगों के बीच में धमाके कैसे हो जाते हैं? या फिर सुरक्षा में कहीं ढील की जा रही है, या फिर जो सुरक्षाकर्मी लगे हैं वो अपने ही कामों में लगे हैं, वो सिर्फ आ गए हैं ड्यूटी निभाने के लिए, कामों में ध्यान नहीं उनका, या सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर और पूरे सुरक्षाकर्मियों के ऊपर, जिनके भरोसे हम पोलिंग बूथ करवाते हैं, जिनके भरोसे पूरा देश टिका हुआ है। सरहद पर इस तरह लापरवाही होने लगे तो काम खराब हो जाए। इससे पुलिस वालों पर हमेशा से सवाल उठते आए हैं, कहीं ना कहीं वो ढील देते हैं चीज़ों को लेकर। तो उनको सारी चीज़ें सोचनी चाहिए और एक बार कड़े इंतजाम के हिसाब से सवाल उठने चाहिए और उन पर भी कार्रवाई कहीं ना कहीं चीज़ों पर होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर आकाश कहते हुए नजर आए कि सुरक्षा के इंतजाम को लेकर के राज्य सरकारों के साथ साथ प्रशासन को भी कड़ी निगाहें जो है वो रखनी चाहिए पोलिंग बूथ पर, क्योंकि आम जनता ही अहम भूमिका निभाती हुई नजर आती है। देखिए सुबह 7 बजे से 199 विधानसभा सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। यहाँ पर मेरे साथ अबरार मौजूद है। सबसे पहले तो उनसे यहाँ पर अपडेट जानना चाहेंगे। अबरार, इस वक्त वोटिंग का जो स्तर है वो किस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है? कितने प्रतिशत यहाँ पर वोट डल चुके हैं और क्या लग रहा है कि इस वक्त कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिनमें सीधे सीधे बढ़ावा जो है वो इजाफा जो है वो देखने के लिए मिल रहा है? कांग्रेस या फिर बीजेपी, कौन यहाँ पर आगे नजर आ रही फिलहाल? देखिए खासतौर पर इस समय अगर देखा जाए तो सुबह का समय है और महिलाएं जो हैं वो अभी अपने जो है कामकाज को निपटा करके मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं, खासतौर से टोंक की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन्होंने दावे कर दिए सुबह ही सुबह कि वो इस सीट से जीत रहे हैं और वहाँ पर भाजपा ने इस बार जो प्रभारी नियुक्त किया था उनका भी कहीं ना कहीं असर ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए अशोक गहलोत जो चुनाव प्रचार प्रसार के एकदम आखिरी समय पर आकर के अगर गुज्जर समाज को लेकर के बयान देते प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये कहते हैं कि भाजपा उनको कहीं ना कहीं वर्गलाने की कोशिश कर रही है, उनको अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर रही है, तो उनकी भी नज़र जो है गुज्जर वोट बैंक पर है। और टोंक में इस समुदाय का एक बड़ा आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हिस्सा माना जाता है सीट पर। तो जो उस प्रत्याशी ने ये एक तरीके से दावा किया है वो कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। और दूसरी तरफ अशोक चांदना की सीट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी लोगों का हुजूम जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग लगातार कतारों में वहाँ पर लग रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है रिवाज कहीं ना बदले और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से वसुंधरा राजे के खिलाफ जनता में जो एक रोष था, क्योंकि वसुंधरा राजे को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं लेकिन भाजपा की सरकार वो बनवाना चाहते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत ये होगी कि सीएम फेस के लिए वो किसे आगे करे। हालांकि एक झुकाव भले ही अबरार, इसी को लेकर के मैं यहाँ पर अगला सवाल लेना चाहूंगी। ये तो रही पार्टियों की जीत की बात। अगर मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो आपकी नजर में या जो तमाम सर्वे रिपोर्ट सामने आए हैं, क्या लग रहा है इस वक्त कौन सा प्रत्याशी मुख्यमंत्री के रूप में आपकी नजर में सबसे सटीक यहां पर बैठता हुआ नजर आ रहा है? अगर मैं 3 से 4 नाम यहां पर लूं तो वसुंधरा राजे सिंधिया है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, राजेंद्र गुणा है, अशोक गहलोत है, सचिन पायलट हैं और दिव्या मदेरणा। क्या लग रहा है आपकी नजर में और राजस्थान की जनता की नजर में कौन पहली पसंद यहां पर मुख्यमंत्री के लिए हो सकता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी में भले ही कई चेहरे हो सकते हैं लेकिन कांग्रेस का तो चेहरा फिक्स है। अशोक गहलोत बनेंगे या फिर आप कह सकते हैं कि सचिन पायलट के साथ अगर कांग्रेस जाना चाहेगी फिर पार्टी में टूट की स्थिति पैदा होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी चेहरे के साथ जा सकती है, ज़रूरी नहीं है वो वसुंधरा राजे ही हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो, क्योंकि हमने भाजपा हाईकमान को कई बार ऐसे फैसले लेते हुए देखा है जो चेहरे रेस में नहीं होते उन्हें भी वो मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी सौंप देते। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, योगी आदित्यनाथ कहीं से भी सीएम फेस की रेस में नहीं थे लेकिन भाजपा हाईकमान ने उनके चेहरे पर भरोसा जताया और फिर वो मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद पार्टी में किसी भी तरीके की कोई बगावती सुर भी नहीं देखने को मिले। तो भाजपा के लिए ये मामला आसान रहने वाला है अगर उनकी जीत होती है तो सीएम फेस के लिए। लेकिन कांग्रेस अगर जीतती है तो कांग्रेस को फिर से एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो लड़ाई होगी सीएम किसे बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अबरार ने भी साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ने वाली है। देखिए राजस्थान में लगातार वोटिंग जारी है 199 विधानसभा सीटों पर। आज अगर हम बात करें तो लगभग प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज जनता लेने वाली है और ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि क्या 30 सालों से चली आ रही परंपरा 2023 के विधानसभा चुनाव में टूटती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल मेरे खास
प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।